बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं तनवीर उस्मान खान साहब। एक साफ़ी हैं, मशहूर और तजिया नगार भी हैं। इनका तल्लुक लाहौर से है और कई बार तशरीफ ला चुके हैं कि कई किताब के मुसन्निफ़ भी हैं। तनवीर साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा जनाब, आज हम बात करना चाहेंगे, एक तो पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, दूसरा पाकिस्तान के बारे में। तो सबसे पहले पाकिस्तान को, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और कंटिन्यूली हो रहा है, यानी एवरी डे सिचुएशन चेंज होती है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? पहली बात ये कि क्या इलेक्शन होने का इम्कान है या नहीं? इसको भी साथ देख लें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, इलेक्शन की वैसे तो तारीख आ गई है और लोग जो हैं, कुछ पार्टियों ने अपने तौर पे बज़ाहिर कोई तैयारी वगैरह भी शुरू कर, कुछ जलसे वलसे मीटिंग्स वगैरह शुरू की हैं। लेकिन एक बैक ऑफ माइंड सबके अंदर एक तजब्जब और एक गैर यकीनी की का नुक्ता ज़रूर मौजूद है कि शायद इलेक्शन ना हो। यानी क्योंकि इसका एक रिकॉर्ड है, इसका एक सारी चीज़ें इसके अंदर डेवलप हो रही हैं, जो उसके अंदर इस बात को देखा जा रहा है कि ये इलेक्शन इतनी तसल्ली करा दी है लोगों को कि अभी लोग खामोश हो जाएं और इसके ऊपर एक इलेक्शन के हवाले से तैयारी करें कि अब कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता। पीटीआई वाले अपने तौर पे परेशान भी हैं और कई उनमें से खुश भी हैं कि उनको टिकट मिलेगा, बल्ले का निशान होगा और वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारी एक जो सूरत हाल डेवलप हुई है, इसमें जो सबसे पहले हम इस नुक्ते की तरफ ज़रा एक नज़र दौड़ाएँ कि जो ये इलेक्शन ना होने के इम्कानात लोगों को सुझाई दे रहे हैं, उसमें क्या-क्या असबाब हो सकते हैं? उसके अंदर कौन-सा जवाज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि इलेक्शनों को जो है वो मुलतवी किया जाए? मैं समझता हूँ कि उसके अंदर जो इस वक़्त सबसे अहम जो चीज़ है, वो दहशतगर्दी का बढ़ावा है। जो पाकिस्तान के अंदर एक रियासती इदारों के खिलाफ, ख़ुसूसन फ़ौज के ऊपर जो हमले शुरू हुए हैं और फ़ौज के साथ जो एक कॉन्फ्लिक्ट, ख़ास तौर पे जो टीटीपी और उनका जो तहरीक लश्कर जो कौन सी है, वो ये ख़ास तौर पे सरगर्म हुई हैं और इन्होंने जो फ़ौजी कॉन्वॉयज़ के ऊपर और फ़ौजी ठिकानों के ऊपर हमले शुरू किए हैं, उससे तकरीबन एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा-सा बढ़ाया गया या ये बढ़ गई, तो फिर इलेक्शन विलेक्शन का तो सिलसिला जो है ना, वो दूर चला जाएगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ है एकदम अचानक से कि ये दहशतगर्दी तेज़ हो गई है? और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो सबसे अहम किरदार जो चीज़ अदा कर रही है, वो हुकूमत का जो अफ़गान मुजाहिदीन जो पाकिस्तान में मुहाजिरीन ठहरे हुए थे, उनका जो एकदम 1 महीने का नोटिस देके उनको मुल्क खाली करने का कहा गया है, वो एक इसका बुनियादी सबब है। क्योंकि जो अफ़गान मुजाहिदीन या मुहाजिरीन जो बैठे हुए थे पाकिस्तान के अंदर, जिन्हें 45 साल पहले ज़ियाउल्लाह के ज़माने में बड़े प्यार-मोहब्बत के साथ इनको ब ब बड़ी लो-लो-पो-पो प्यार और उस एक इस्लामी माहौल और एक अंसार के यहाँ मिसालें दे के और इनको जिस तरीके से एक इस्लामी भाईचारे के हवाले से पाकिस्तान के अंदर रूस के खिलाफ एक जंग करने के लिए एक जगह दी गई थी और उनके ट्रेनिंग कैंप बनाए गए थे। इनको यहाँ पे पाकिस्तान के जर्नैल ट्रेनिंग दे रहे थे, इनको असला दे रहे थे। अमेरिका इनको डॉलर्स की अमेरिका ने खूब भरमार के किए रखी थी और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी अपने तौर पे एक बड़ी अच्छी महसूस हो रही थी लोगों को, क्योंकि डॉलर आ रहे थे बेशुमार। और बल्कि अफगानिस्तान के अंदर तो यहाँ तक हो गया था कि इनका मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही डॉलर में हो गया था और ये सारे अरसे में वहाँ पे उनका अपना जो अफगान है, वो जो अफगानी है, वो तो चलता ही नहीं था। वहाँ पे तो ज्यादा लोग डॉलर से कारोबार कर रहे थे और जो एक जहाद की सूरत हाल पैदा की थी, उसने अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर आप देखिए कि जो वहाँ वहाँ से जंग से तंग लोग पाकिस्तान में मुहाजिर बन के आए, उनकी तादाद तकरीबन 40 लाख तक पहुंच गई थी, जो उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा एक मुहाजिरों की एक मूवमेंट का एक था कि मुहाजिरीन ने किसी जगह से नकल मकानी करके दूसरी जगह पे जाके पनाहें ली हैं। और यहाँ पे सारे मौलवी हजरात बड़े खुश थे, सारे के सारे एक जहाज के जी। वो फिर उसके अंदर से फिर तालिबान निकली। तालिबान ने जब 1996-97 में वहाँ पे एक सारा सिलसिला शुरू किया, तो उन्होंने अल्टीमेटली वहाँ पे इसके नतीजे में, इस सारे माहौल के नतीजे में पावर ग्रैब की और उन्होंने इक़्तिदार भी सँभाला। और पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे, ये तो उस वक़्त यहाँ तक आज तक ये क्या कहते थे कि ये अफ़गानिस्तान तो पाकिस्तान का समझिए 5वाँ सूबा है। तो ये पाकिस्तान का सूबा बना के इसको चला रहे थे। इनके अंदर भी बड़ा वो एक इम्पीरियलिस्ट, एक हेजेमनी का बड़ा शौक है इन्हें और उसका नतीजा ये हुआ कि जब उस वक़्त
सूरत हाल होती थी। थोड़ा सा इसको इस तरह करते हैं कि ये उन तीनों को बात है, जब स्ट्रेटेजिक डेप्थ तलाश की जा रही थी, तो बस मसला ये है, कहने का है कि देखें, पाकिस्तान के भी बहुत से लोग बाहर दूसरे मुल्कों में हैं जो इलीगल आते हैं, उनको भी कुछ अरसे बाद स्टे मिल जाती है, ठीक है। मुसलमानों को फिर जब ना मिले तो कहते हैं ये बड़ी नाइंसाफी हुई है। यहाँ मुसलमानों को बुलाया गया, उनको उनके नाम पर डॉलर कमाए गए, ठीक है। अब उनको बगैर नोटिस के, 1 महीने के नोटिस पर आप जा रहे हैं, 2 जनरेशन उनकी वहां पर रह रही हैं, तो ये जुल्म नाइंसाफी नहीं है? जी, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि अगर आप 40-45 साल के बाद, जबकि 3 जनरेशंस कम से कम जो है वो आ चुकी होती हैं, वो बच्चे, देखिए पाकिस्तान के कानून के अंदर एक 1959 का कानून है कि पाकिस्तान की हदूद के अंदर जो बच्चा पैदा होगा वो पाकिस्तानी शुमार किया जाएगा। क्योंकि उस वक़्त माइग्रेशन हो रही थी इंडिया से, और उन्होंने ये कानून, वो कानून आज भी पाकिस्तान का आईन हाँ, का हिस्सा मौजूद है, है, मौजूद है। मौजूद है, वो मौजूद है। अगर आप इस कानून के तहत भी आप देखें, तो वो बच्चे जो अफगानिस्तान से आप उस वक्त एक हुब्बुल इस्लाम के चक्कर में आप उनको लेके आए थे, और आपको एक मजहबी हवाले से बड़ी एक उनके साथ एक जगानगत मोहब्बत प्यार था, तो फिर आज अगर वो यहाँ पैदा ही यहाँ पे हुए हैं, उन्हें अफगानिस्तान की सरजमीन का, अफगानिस्तान के शहरों का, वहाँ के माहौल का कोई इल्म नहीं है, आपने उन्हें कहा है कि वो यहाँ से निकल जाएं, तो ये तो एक दुनिया के अंदर एक राइज इंटरनेशनल लॉ है। पर बर्तानिया के अंदर भी आप देखिए, यहाँ पे भी 14 साल कोई गैर कानूनी तौर पे भी रहा हो, कानूनी तो बात की बात है, तो गैर कानूनी तौर पे भी रहा हो और वो स्टैब्लिश कर दे कि मैं 14 साल से यहाँ हूँ, उसको एक नेचुरलाइजेशन का हक हासिल है, वो नेचुरलाइज हो जाता है, और उसे यहाँ पे रहने की और पूरी नेशनैलिटी का उसका हक जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है। तो ये अगर ये 45 साल के बाद लोगों को कह रहे हैं कि जाओ और वापस अपने मुल्क में जाओ, आज भाई आज उनका मुल्क तो पाकिस्तान ही है, जिन्होंने यहाँ पे इतना इतना अरसा गुजार दिया। यार है, उसका रद्द-ए-अमल तो होगा, एक बात तो ये रद्द-ए-अमल होगा। फिर जो क्या अफगान कुछ ये भी कहते हैं कि भाई, वो कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान में जिहाद या इस्लामी शरिया लाना जरूरी है, तो वाई नॉट पाकिस्तान? तो इस पर भी ये जब आप इतने लोगों को यहाँ से भेजेंगे, ये सारा बाउंस बैक करेगा, ये खत्म नहीं होगा, ये समझते हैं कि इस तरीके से भेजने से ये सूरत हल हो जाएगी और ये यहाँ पे अमन हो जाएगा। कतई तौर पे नहीं। इनमें से जो लोग वहां पे जाके तंग होंगे, वो वहां पे जाके इन्हीं मुसल्ह ऑर्गेनाइजेशनों को ज्वाइन करेंगे और ये वापस आएंगे, और इन्हें वो लोग जो यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ पे रहते हैं अच्छा, पंजाब के यहाँ पर अंदर, यह है कि पहले जहाज उधर गया था, यहाँ से उधर गया था, अब जहाज जो है उधर से अब इधर जहाज आएगा। वहां से आना शुरू होगा, वो कन्वाय पे आएगा, वो टैंकों पे आएगा, वो बंदूकों के साथ लेके आएगा, वो असला लेके आएगा, अब जहाज जो है वो पाकिस्तान की तरफ आएगा। इसलिए ये जो, और इस दफा और इस वक्त ये जो बराह रास्त फौज के साथ कॉन्फ्लिक्ट उनकी हो रही है, वो पाकिस्तान में किसी और को अपना एनिमी नहीं समझ रहे, वो पाकिस्तान की फौज को ही समझते हैं। और वो अफगान जो जो इस वक्त सारे क्राइसिस को वो समझते हैं कि पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान के अंदर जो है वो एक सारी एक अदम इस्तेकाम पैदा हुआ है। खास तौर पे जो ये पाकिस्तान की फौज ने अमरीकियों को 600-700 के करीब जो अफगानी पकड़ के दिए थे, जो गोटनामा बे और इधर उधर सारे लेके गए थे, वो एक उनके अंदर उसका एक गुस्सा है, उनके अंदर एक बहुत सी तकलीफ है, और इसलिए वो उस सारे जज्बे से जो आपने वो उनको मजहब इतनी के नाम पे तादाद, दिया था। सब उसके बारे में मुझे भी मालूम है, जालूम की तादाद पर गए थे, और $5,000 फी इन्वर्टेड कोमा तालिबान उनको मिलता था। वो तालिबान यस, हो या ना हो, वो कहते थे कि ये तालिबान ने पकड़ कर भेज देते थे। मुल्ला या वो देख, एक बात फिर आती है, तकलीफ दे बात है भाई, सफीर की हिफाजत करना जो मेजबान मुल्क होता है उसका फर्ज होता है। इस्लामी शरिया भी ये कहती है, ठीक है। तो मुल्ला जो ज़ईफ थे, जो तालिबान के यहाँ पर नुमाइंदा थे, सफीर थे, उनको पकड़ कर दे दिया गया था अमरीकन को। जी हाँ, मुल्ला जरीफ क्या नाम था उसका, जी, यस, उसको मुल्ला भी इन्होंने दी। ज़ईफ। अच्छा, अब मसला ये तो आता है कि अब बहुत सी, अब देखने एक लिंक ये भी मिलता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो या 9 मई को पाकिस्तान में हुआ, उसका भी रद्द अमल है। जी, जी, 9 मई, देखिए 9 मई के अंदर भी वो अफ़गान जो उस वक़्त इमरान खान के साथ एक उनके ताल्लुकात अच्छे थे, वो इस 9 मई के वाक़ये के अंदर वो भी मुलव्वस थे, और वो बल्कि ज़मान पाक के अंदर भी उनके बहुत सारे लोग वो वाले जो कि सराइकी इलाके के अंदर तालिबान मौजूद थे, वहाँ से जो अरेस्ट हुए, वो लोग अब इसी फ़ौजी हमले के अंदर भी सेम पीपल हैव बीन अरेस्टेड। उसी ग्रुप से, उसी गिरोह से, वहाँ से ताल्लुक रखने वाले लोग अरेस्ट हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारे हमारे जो सियासी पार्टियाँ हैं, ये भी इनको अपनी एक मिलिटेंसी और अपनी एक ताकत को बढ़ाने के लिए इनकी मिलिटेंसी को अपने साथ लगाती हैं, और अपनी अच्छा, मिलिटेंसी को। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये कहा जाता है कि जब फैज हमीद पेशावर के थे कोप्स कमांडर, और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, और हजारों के हिसाब से 35 to 40,000 लोग आए
वो कहते हैं जी अपने लोग हैं, फिर ये कहते हैं जी बगैर असले के आएंगे। मिलिटेंट जो है वो सिर्फ 5-6 हज़ार हैं। अब 5-6 हज़ार मिलिटेंट आप खुद सेटल कर रहे हैं, तो जो आप खुद ने खुद नहीं सेटल किए वो कितने होंगे? तो बेचारे वो जी, पाकिस्तान जी, जी, बिल्कुल, ये फैज़ हमीद का नाम आ रहा है और फैज़ हमीद के उनके साथ ताल्लुकात है बहुत अच्छे। इसीलिए तो इमरान खान उन तमाम जो जहाँ पे दहशतगर्दी के जो पॉइंट थे, जहाँ पे लोग आम सैर करने नहीं जा सकते थे, इमरान खान वहाँ जाके जलसे किया करता था। ज़ाहिर है कि फैज़ हमीद ने उनको उन सारे ग्रोहों के साथ जो एक अंडरस्टैंडिंग पैदा की थी और वो सारे एक इमरान खान की सपोर्ट में एक तरह से निकलते थे। इसीलिए उन्होंने इमरान खान को अपना स्पोक्स पर्सन भी अपॉइंट किया था कि जब वो मुज़ाकरात हो रहे थे। तो जब ये सारी सूरत-ए-हाल इस तरह की हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने पैदा की है, बनाई है, तो फिर पाकिस्तान के हालात की ज़िम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट ही है तमाम चीज़ों की। वो जमहूरियत आती है, तो भी इन लोगों की, वो पीटीआई हो, वो पीपल्स पार्टी हो, जो वो नून लीग हो, इनकी कोई हैसियत नहीं है। बल्कि नून लीग तो इस वक़्त जो है ना, ये हज़रत नवाज़ शरीफ जो तशरीफ़ लाए हैं अभी, और इन्होंने जिस तरीके से वही सारी अपनी ताकत जो एस्टेब्लिशमेंट के सर पे की जाती है, यानी अ, बगाने कांधों के ऊपर जो है ना, वो अपना वो एक लहरा रहे हैं अपना जो एक ताकत का सारा सिलसिला है। तो ये एक सारे का सारा एक रेपिटिशन हो रही है। ये एक सारी की सारी एक 18 के बाद, पहले 18 को इसी तरह से इमरान खान तमाम कानून चीज़ें को बाला तक रख के एक सपोर्ट लेके और इक़्तिदार में आया, और उसके साथ वही तमाम पार्टियाँ जो कि जिनमें एमक्यूएम है, जिनमें बाप पार्टी है, काफ है, ये सारी की सारी पहले पहले इमरान खान के साथ लगाई और उसको मेजॉरिटी दिला के इक़्तिदार में बिठा दिया। अब वो सारी की सारी इशारा मिला, एक दिन में वो सारी की सारी उधर से हट के अलहदा हो गई, और उसके बाद अब वो सारी की सारी नून के साथ मिलके, और इनको अब एक मेजॉरिटी सिलसिला दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो अपने जो अपनी ताकत मुख्तलिफ ग्रोहों के अंदर अपने पाल रखी है, वो सियासी तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, और मिलिट्री के तौर पे एक मिलिटरीली भी एक उनका इस्तेमाल, जो कि अफ़गान मुख्तलिफ ग्रोहों को, जिनमें कभी वो टीटीपी को कहते हैं कि वो अफ़गानों के अंडर है, कभी कहते हैं ये इंडिपेंडेंट है, कभी वो उसके अंदर अच्छे लोग भी हैं। यानी ये एक उन्होंने जो एक सारी एक ऐसी पॉलिसी, एक ज़िगज़ैग पॉलिसी रखी है, उससे अवाम को धोखा दिया जा रहा है, उससे पाकिस्तान के मफादात को धोखा दिया जा रहा है, जिससे कि पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी और एक स्टेबल हुकूमत का क़याम जो है ना, वो बड़ा मुश्किल है। अगर इलेक्शन हो भी गए, तो ये इलेक्शन कोई पाकिस्तान को स्टेबिलिटी नहीं देंगे। जो सूरत-ए-हाल आपने जो कही कि जी यहाँ पे वो होने वाले हैं, सेनेट के इलेक्शन होने हैं, सेनेट के लिए इलेक्शनों की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में किसी इदारे की ज़रूरत नहीं है। ना हो या हो, इसका होना ना होना मेक्स नो डिफरेंस, दो क्योंकि दारों की ये तो ऐसे ही। जरूरत, 2 दारों की तो जरूरत है, एक जी, मिलिट्री, जी, जी, जी। दूसरी दूसरी अदलिया। फ़ौज और अदलिया बस काफ़ी हाँ, हैं। फ़ौज वो और काम। अदलिया 2 काफ़ी हैं। जी, जी, पाकिस्तान को चलाने के लिए दोनों बहुत हैं। इसलिए बाकी सारे इदारे जो हैं ना, उनकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है। वो सेनेट हो, पार्लियामेंट हो। अब देखें ना, इलेक्शन कमीशन ने और ये वो सारा जो 90 दिन के इलेक्शन का कहा था इन्होंने, कहाँ 90 दिन, कोई उसकी परवाह नहीं है, वो बाद में हो गए, लेट हो गए, वरना तो इलेक्शन नवंबर में हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए। उसके अब क्या हुआ? कोई काम नहीं हुआ। जब अनाउंस किया तब हो जाएँगे। यानी जब उनका दिल चाहेगा तब हो जाएँगे, उसके बाद उसका कोई रिएक्शन भी नहीं होगा। सारा सिलसिला उसी की तरह ठीक है। इसलिए वो जो एक सेनेट की एक्सक्यूज़ बनाते हैं, वो भी सारी मैं समझता हूँ उसका कोई मतलब अच्छा, तो वज़न साहब नहीं है। थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा भई। आपने चूँकि अमेरिका का ज़िक्र किया, जो लोगों को पकड़ कर दे देते थे अमेरिका में, अमेरिका का हवाला किया कर जाते थे, वह कुछ पाकिस्तानियों ने उसको जस्टिफ़ाई किया है। आपके शहर के लाहौर के एक आदमी हैं, मेरी उनसे यहाँ पर मुलाकात हुई, तो कहते हैं जी, ये बिल्कुल ठीक काम किया था इसलिए कि पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत थी। अब पैसों की ज़रूरत है तो क्या अपने लोगों को फ़रोख्त करेंगे, अमेरिका के हवाले करेंगे? बाद में उसमें ये मैं कहना ये चाहता हूँ, उस वक़्त ऐसी सूरत बन गई थी कि फ़ौजियों को कहा जाता था कि यूनिफ़ॉर्म पहनकर पब्लिक में ना जाएँ, इस ज़्यादा डर गए थे, खौफ़ज़दा थे। उस वक़्त ये बात आई थी, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं उस पर, वो कह रहे थे कि अल-कायदा वाले भी कह रहे थे, और जो तालिबान या जो लोग लड़ रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, वो कह रहे थे कि हमारे नज़दीक बड़ा शैतान जो है वो अमेरिका है। हम अमेरिका को टारगेट करना चाहते हैं, बीच में दरमियान में पाकिस्तान आ जाता है। फिर हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि पहले इस छोटे शैतान को मारना, ताकि रास्ते से हट जाए तो फिर अमेरिका को मारेंगे। क्या वही सूरत-हाल तो नहीं बनती जा रही कि वो अमेरिका को टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन पहले समझते हैं कि पाकिस्तान को मारना ज़रूरी है? देखिए, अमेरिका के राह में पाकिस्तान कोई रुकावट नहीं है। अमेरिका के नहीं, अमेरिका की राह में पाकिस्तान नहीं, तालिबान की राह में, यानी तालिबान की राह में जो लोग टारगेट उसको तालिबान की मारेंगे। राह में नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर उन्होंने अमेरिका के साथ कोई करना हो, तो बराह रास्त अमेरिका में वो धमाके भी करवा सकते हैं, बराह रास्त अमेरिका में सिलसिला वो पहुँच भी सकते हैं, या अमेरिकी इंटरेस्ट जो दुनिया भर के अंदर है, उनको निशाना बना सकते हैं।
इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को, क्योंकि वो पाकिस्तान ने उनके साथ जिस किस्म की एक मोहब्बत और वो सारा सिलसिला एक ज़माने में दिखाया था, वो उस मुनाफ़क़त से उनको जो एक जो वो एक तरह से अवेयर हुए हैं, उसके बाद से उनको पाकिस्तान के साथ एक जो है ना, वो एक दुश्मनाना सा तज़ाद हो गया है, कि पाकिस्तान ने अपने अवाम को भी इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान ने अफ़गान लोगों को भी इस्तेमाल किया है। और उनको जो जिहादी बना के जिस किस्म का इन्होंने दुनिया से उनको दूर किया, उसके लिए वो जो लोग इस्तेमाल हुए, उनको तो शायद ये बात अंडरस्टैंड ना हो, लेकिन कोई ना कोई इंटेलिजेंसिया तो होता है ना सोसाइटी के अंदर, जो इन बातों को समझता है और वो लोगों को बताता रहता है कि आपके दुश्मन असल में ये थे जिन्होंने आपके 40 साल बर्बाद किए, आपकी तरक्की की राह में रुकावट बने, इन्होंने आपको ना तालीम हासिल करने दी, ना इन्होंने आपको कोई तरक्की करने दी। इसलिए इनके असल में आपके दुश्मन ये थे जो मोहब्बत के नाम पे, प्यार के नाम पे या मज़हब के एक भाईचारे के नाम नाम के ऊपर इन्होंने आपको मिसयूज़ किया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एक नफ़रत का सबब बन रही हैं, जिस वजह से इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर इसमें जो एक देखिए एक दहशतगर्दी। पहलू ये तो नहीं है तनवीर साहब, एक पहलू ये भी है कि ख्वाह हुकूमत तालिबान की हो या उससे पहले वाली जो हुकूमतें थीं, किसी ने भी इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे कि अफ़गानिस्तान जो है उसका उसका इलाका जो है वो क्या कहते हैं इसको, दरियाए सिंध तक है, क्या नाम है वो किले का, जहाँ इमरान खान को रखा गया था, जी, अटक तक आए हुए थे। अटक तक है। जी, 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 जी। तो यानी कि ये वो बात तो नहीं कि वो कहते हैं कि अटक तक हमारा इलाका है। देखिए, ये सारी चीज़ें, ये सारे इश्यूज़ उस वक़्त पैदा होते हैं जब फड्डा डालना हो। तो अब उन्होंने जब फड्डा डालना है तो उन्होंने कहा जी तारीखी तौर पे ये हिस्सा तो वहाँ से अटक तक ये हमारा है। हुँ। इधर से पिंडी से आगे तक और ये सारा कश्मीर का कुछ इलाका और सारा मिला के ये सारा पुराना अफ़गानिस्तान है और ये हमारा हमारा दावा, हमारा सारा सिलसिला यहाँ तक है। और वो जब टीटीपी वाले पाकिस्तान के जिन इलाकों में बैठे हैं, ख़ास स्वात तक यहाँ पे सारे आए थे, वो कहते थे हम किसी गैर मुल्क में नहीं बैठे, ये हमारी ही तो ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन के अंदर तो बैठे हैं आके। हमें अब पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि यहाँ से निकलो, ये तो हमारी ज़मीन है। तो यही यही चीज़ ये मालाखंड तक और इधर सारे आप देखें सारी जगह पे उनका जो दावा है, वो एक उनका एक तारीखी तौर पे वो अपने तौर पे दावा लेके आते हैं। इसलिए ये जो वहाँ पे ये जो लगाते हैं एक बॉर्डर क्या वो फेंस लगा रहे हैं, वो फेंस वगैरह उनके लिए कोई हैसियत नहीं है। वो फेंस जो है वो सारी वहाँ पे कई जगह पे एक डेज़र्टेड के किस्म का फ्रंट है, तो वो चेंज होते रहते हैं, हवाएँ आती हैं, चीज़ें उड़ जाती हैं, वहाँ पे सिलसिला इसलिए वो चीज़ें इनको रोक नहीं सकती इस तरीके से। इनको सिर्फ़ समझना चाहिए, जब ये बात करते हैं फ़लस्तीन की और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट की, जी उसको सियासी तौर पे हल करना चाहिए। तो भई अपने मसाइल के ऊपर खुद भी तो अंडरस्टैंड करें कि आप उसको मिलिटरीली कैसे हल कर सकते हैं। जो चीज़ आप दूसरों के लिए सजेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे अमन से तरीके को हल किया जाए, मुज़ाकरात से हल किया जाए, तो यहाँ भी आप उसको उसी तरीके से हल कर सकते हैं। इसको फ़ौजी तरीके से हल करना, इनको जबरी तौर पे वापस भेजना, ये खाली कराने आप अपना मुल्क खाली करा रहे हैं उनसे जो 45 साल से वहाँ बैठे हैं। क्या फ़र्क है 45 साल में और 75 साल में? तो अगर आप 75 साल पहले आए थे, वो 45 साल पहले आ गए हैं और आप जबकि आपके मुल्क में वो कानून मौजूद है, तो फिर आप उनको क्यों निकाल रहे हैं इस तरीके से? आप उनको वही शहरियों के हकूक दें जो पाकिस्तान के शहरियों को हासिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान के शहरियों को भी कोई हकूक नहीं है, इसलिए उनको भी यहाँ पे रहना होगा, तो वो उसी तरह से रहना होगा जिस तरीके से भेड़-बकरियों की तरह पाकिस्तानी अवाम को रखा तो गया है। इसको आप कैसे देखते हैं कि इमरान खान पर जो मुकदमा चल रहा है, एक ऐसे गद्दारी का मुकदमा, लोग कह रहे हैं फांसी तक हो सकती है या कम से कम उम्र कैद हो सकती है। साइफ़र का मसला, दूसरे मसाइल है, तो क्या अगर इसको सज़ा दी जाती है, तो उसका रिएक्शन ही होगा? देखिए, उससे उसके साथ एक बेचैनी तो आएगी बहुत ज़्यादा। रिएक्शन उसका इतना ज़्यादा भुट्टो साहब को भी तो फांसी दी थी, उनके पास तो एक थोड़ी-सी इनसे काफ़ी बेहतर मुनज़्ज़म शक्ल में पार्टी मौजूद थी और लोगों के अंदर रद्द-ए-अमल भी था, एक अटैचमेंट भी थी। लेकिन उनके पास तालिबान नहीं थे ना। उनके पास तालिबान ने उनके पास तालिबान नहीं थे, लेकिन है कि तालिबान को ख़ैर वो स्टार्ट कराने वाले भी मौलाना उसको हिकमत यार वग़ैरह को लेके उनको सारा प्रोटेक्ट करके दाऊद के खिलाफ और ये वो भी भुट्टो साहब ही थे, वहीं से काम स्टार्ट हुआ था। लेकिन उनके पास ठीक है बात कि उस वक़्त ये दहशतगर्दी का ये तालिबान वाला सारा सिस्टम, ये पैटर्न नहीं आया था मैदान में। ना ही लेकिन सोसाइटी इतनी उस वक़्त ना ही सोसाइटी इतनी डिवाइडेड थी जितनी ना आज है। डिवाइडेड थी, ना इतनी डेवलपमेंट थी। आज सोशल मीडिया है, आज टेक्नोलॉजी है, ए5 की अपना एआई की बातें हो रही हैं। आज तो ज़ाहिर है दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। पिछले 50 साल में जो है जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके अंदर दुनिया का पूरा एक मंज़र जो है वो तब्दील हो गया है। ये तो अपनी जगह पे है। लेकिन भुट्टो की जो एक हरदिल अज़ीज़ी थी लोगों के अंदर, जो भुट्टो के साथ लोगों की अटैचमेंट थी, जिसमें लोगों ने खुद सोच देखिए ना, वहाँ तो लोग भुट्टो की अटैचमेंट में उसकी सज़ा के ऊपर खुद सोजियाँ कर रहे थे। लोग जेलों में जाके कोड़े खा रहे थे, वो फांसियाँ ले रहे थे, लेकिन उन्होंने
ये मुझे याद है कि कुछ लोगों को फांसियां हुई, उन्होंने आखिरी नारा जो था वो मजहबी कोई नारा लगाने की बजाय उन्होंने जिए भुट्टो या भुट्टो जिंदाबाद या भुट्टो की अटैचमेंट का नारा लगाया और वो फांसियों पे झूल गए। तो ये कमिटमेंट थी लोगों की। इमरान खान के साथ तो किसी की कोई कमिटमेंट नहीं, इसका तो दाएं बाएं बाजू वाले ऊपर वाले जो जो इससे सारी अपने इक़्तिदार के दौरान फायदे उठाते रहे हैं वो सारे भाग गए हैं, जो नीचे थे वो भी सारे भाग गए हैं। वो तो सुना है लेकिन कि गोगी और पिंकी फिर भी जो है ना वो भी आपने वो भी भागने को फिर रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इनकी इनकी तो कोई कमिटमेंट नहीं, इसलिए अगर आप ये कहें कि इसको कोई सजा होती है तो उसके बदले में यहाँ पे कोई बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा, मैं नहीं समझता कोई लेकिन लोगों में ज़हनी तौर पे बेचैनी होगी। मुझे भी कोई इस तरह का ये कोई पसंदीदा फेल नहीं है कि फौज जो है वो वहाँ के सिविलियन सियासतदानों को जो है वो फांसियां दे या उनको इस तरह की जेलों के अंदर लंबा लंबा अरसा रखे और अपने आप को एहतसाब से बाला तर समझे, जबकि खुद ही उनको लेके आने वाले हैं और फिर अपने आप को बाला तर उससे निकाल लें और उनको सजाएं दें। ये एक अपने तौर पे मैं समझता हूँ एक दोगलापन है जो पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के रियासती तो इदारों के मतलब ये अंदर हुआ मौजूद कि लेट्स कंक्लूड इस टॉपिक को कंक्लूड इस तरीके से करते हैं कि नॉट मच हैज चेंज। पहले भी आर्मी हुक्मरान थी, वही दे वर कॉलिंग द शॉट्स। अब भी दे आर इन कंट्रोल एंड दे आर कॉलिंग द शॉट्स। अगर इलेक्शन हो भी गए, नथिंग इज गोइंग टू चेंज फॉर द पीपल। क्या ख्याल है बिल्कुल आपका? ये बात ऐसी है, बिल्कुल ये बात ऐसी है, 100% आपने ठीक कहा कि कोई वहाँ पे ऐसी तब्दीली लोगों के लिए कोई के वहाँ पे कोई खुशहाली आ जाएगी, लोगों के लिए वहाँ पे कोई सिलसिले होंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है या वहाँ पे कोई इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा। इंसाफ का तो गला इन्होंने ऑलरेडी घूंटा ही नहीं, काट भी दिया है। इंसाफ का गला तो पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए वो वहाँ की अदलिया, वहाँ का कानून, वहाँ की लोगों के लिए कोई ऐसा कानूनी एक जो उनकी जो उनकी पुष्ट में मौजूद हो, ऐसा कोई तहफ़्फ़ुज़ वाला सिलसिला मौजूद नहीं है। ये चलेगा बस ऐसे ही। इसके अंदर जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट ये दखल अंदाजी बंद नहीं करेगी, जब तक वो यहाँ पे अपने मोहरों को लाना और हटाना और फिर बनाना, एक को हटाना, एक को लाना, इससे बाज नहीं आएंगे, ये मसाइल पाकिस्तान के हल नहीं हो सकते। ये मेरा अपना ख्याल। अच्छा, जो अभी लेट्स दूसरा टॉपिक जो था वो पैलेस्टाइन का है। जी ज़ाहिर है कि काफ़ी तकलीफ दे मसला है ये भी। और मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ा, जो अस्पताल है वहाँ पर भी हमला किया गया। और शिफा अस्पताल के ऊपर उन्होंने किया। जी जी। जो बेबीज हैं वो भी जो है ना कुछ मर गई हैं। और हम्म, यानी खासी बुरी हालत है। तो आप हम्म। इसको कैसे देखते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा, मुझे ना अम्मा नजर आती है ना उम्मा नजर आती है, ना वो 41 मुल्कों की जो फौज थी मुसलमानों की, ये ना वो नजर किसी जी जगह आती जी, है। ये सारा असल में ये भी पाकिस्तान की तरह का ही सारा एक ढकोंसला है, जो दुनिया पूरी के अंदर इसी तरह का मिलता जुलता ही एक ढकोंसला चल रहा है। अब इसराइल ने जिस जारियत के साथ सारा वहां पे सारा सिलसिला जेनोसाइड शुरू किया है, पहली बात तो ये है कि हमास जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जिस तरीके से ये सारा काम स्टार्ट किया, उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए था कि इसके नतीजे क्या निकलते हैं, क्योंकि वो पिछले 75 साल से, खासतौर पर पिछले 40 साल से जो वहाँ पे एक मुसलसल इसराइल का एक मखसूस रवैया है, एक बहुत एग्रेसिव रवैया है, कि जिसके नतीजे में अगर आपके पास एक बड़ी ताकत के तौर पे आप उनके ऊपर हमलावर नहीं होते, जिस पे आप अल्टीमेटली टेक ओवर कर लें और अपने मकासद को हल कर लें, अगर आप उस तरीके की ताकत नहीं है तो फिर आप इस किस्म का एडवेंचर ना करें। अगर आप इस किस्म का एडवेंचर करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज अल्टीमेटली वहाँ के पैलेस्टीनियंस जो कि जिनका उस हमास के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उस हुक्मरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो सारे सफ़र करेंगे। वो सफरिंग हो रही है और वो इतनी इतनी खौफनाक और इंसानियत सोज है कि उसके अंदर जेनोसाइड क्या, बच्चों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे मिसाइल जिस तरह के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, खौफनाक किस्म के मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनमें के वो मिसाइल भी है जो जब वो अपने टारगेट पे पहुंच जाता है तो उसके ब्लेड्स बाहर आ जाते हैं और वो पंखे की तरह चलता हुआ लोगों को काटता चला जाता है। अब इस किस्म की आपने खौफनाक मिसाइल वहां पे इस्तेमाल शुरू किया है। अब इससे जो है वो एक इंसानियत जाती है, लेकिन वो इस किस्म का पूरी दुनिया की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। कल जो पाकिस्तान बरतानिया के अंदर लंदन में जो बहुत बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, यहाँ पे मिलियन से ज्यादा लोग जो थे वो रोड्स के ऊपर आए और उन्होंने इसके अमन के लिए आवाज उठाई कि वहाँ पे ये ज्यादती जो इसराइल का कर रहा है वो बंद की जाए। अब इसराइल ने इसका मतलब ये है, खासतौर पे आप उसका बयान देखिए कि वो शेनफिन की जो है मैरी मैकडोनल्ड, उन्होंने जो अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो खिताब किया है वो जबरदस्त है। वो एक बड़ा कमाल का एक आर्गुमेंट उन्होंने सारा दिया है कि ये इसराइल जो है इसका ये राइट ऑफ डिफेंस नहीं है, ये तो जेनोसाइड कर रहे हैं, ये बच्चों को मार रहे हैं, जिन्होंने वहां पे 6,500-7,000 बच्चे आज तक मार दिए हैं।
और छोटे-छोटे बच्चे ये क्या बहादुरी दिखा रहे हैं कि ये जाके बच्चों की लाशें बिछा रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चों की। तो ये इस किस्म का जो एक इसराइल ने सारा सिलसिला कर रखा है, उसके पीछे बर्तानिया है, उसके पीछे अमेरिका है, उसके पीछे ये सारे तरक्की याफ्ता सो कॉल्ड जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, ये सारे के सारे इस सारी जारियत के पीछे हैं और ये इसको होने दे रहे हैं। और आज तक अमेरिका ने अभी तक सीज़ फायर की बात नहीं की। अभी तक वो यही कह रहा है कि जी हम जो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स हो रही हैं, ज़ख्मियों को वहाँ पे पानी पिलाना है, दवाई दे देनी है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। यानी मारने वाले को नहीं रोक रहे, जो ज़ख्मी और उसके विक्टिम्स हैं, ये उनके सब लिए आपके पास आपने जो बात की है ना, राइट टू सेल्फ डिफेंस, देखिए, यानी वो कहते हैं कि ये मसलन ये मकान जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा मकान है, लीगली मेरा मकान है, मैं लीगल ओनर हूँ, इसको डिफेंड करना मेरा राइट है। जबकि इसराइल खुद इलीगल ऑक्युपायर है इन द व्यू ऑफ मेनी मेनी पीपल, तो उनको राइट टू डिफेंस कैसे मिल गया? जी, जी, राइट ऑफ डिफेंस नहीं है कोई, सारी एग्रेशन है। राइट ऑफ डिफेंस ये लोग जो इसराइली ख़ासतौर पे जो वहाँ की ज़ायनिस्ट लॉबी है, वो तो उसका तो उस ज़मीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो बाहर से आए हुए लोग थे। ये तो सारे के सारे लोग हैं, ये अरब नहीं है। ये यहूदी अरब नहीं है, ये तो बाहर से आए हुए लोग थे जिन्हें सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इसराइल के इलाके में अपनी एक डिफेंस के तौर पे आए और उन्होंने यहाँ पे आबाद किया। ये वो लोग हैं जिनका जिनका जो कि ज़ायनिज़्म का इस तरीके से बिलीव करते हैं कि इनके अलावा बाकी सब झूठ है। ये इनके अंदर ये जो एक नार्सिसिस्ट एक एटीट्यूड है और इनके अंदर एक कोई सारा एक अपने आप को सच होने का एक दावा और बाकी सब झूठ होने का सारा सिलसिला है। ये उसके नतीजे में इनके अंदर बाकी इंसानों के लिए जो गैर यहूदी हैं, उनके लिए और जो गैर ज़ायनिस्ट हैं, उनके लिए एक नफ़रत है। अब इस वक़्त इसराइल के अंदर भी ऐसे बहुत सारे यहूदी हैं जो कि इस जंग के खिलाफ हैं, जो कि इसराइल की इस सारी जारी के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं और वो यहाँ पर हज़ारों की इन तादाद में साहब, यहाँ हो पर डिस्टिंक्शन जो है ना, ज़रूरी है कि बताया जाए लोगों को कि ज़ायनिस्ट और आम यहूदी में फ़र्क क्या है। इस वक़्त जो बहुत से यहूदी हैं जो इनसाइड इसराइल एंड आउटसाइड इसराइल एज़ वेल, जो इसराइल की हुकूमत की मज़म्मत कर रहे हैं और उनके खिलाफ मुज़ाहरे कर रहे हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में सारे जो यहूदी हैं इस जुर्म में शामिल नहीं सारे हैं। ज़ायनिस्ट नहीं हैं, सारे सहूनी ज़हनियत नहीं रखते। ये बात दुरुस्त है कि यहूदी जो है वो सारे के सारे इस तरह के नहीं हैं। उनके अंदर यकीनन एक जो एक सिविलाइज़्ड अमन पसंद जो सोच है, उसके हामिल लोग इसराइल के अंदर भी रह रहे हैं। सारा इसराइल ऐसा नहीं है। इसराइल के बच्चे मेरे लिए उतने ही मुकद्दम हैं जितने फ़लस्तीन के बच्चे इम्पोर्टेंट हैं। मुझे इनकी सारों की जान की हिफाज़त की ज़रूरत है, जिन्होंने अभी तक दुनिया के अंदर वो आँख नहीं खोली, उन्होंने दुनिया को भी देखा नहीं है। उनको आप नफ़रतों के अंदर पाल रहे हैं, इसराइल के अंदर भी और इधर हमास वाले भी। मैं समझता हूँ इस दोनों तरफ से ये नफ़रत का जो एक सामान तैयार किया गया है, इससे दोनों तरफ हम अगर इंसानियत पे बिलीव करते हैं, इंसानों के साथ हमें मोहब्बत है, हम इंसानियत को परवान चढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए उसका अकीदा किसी का यहूदियत के ऊपर हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, ये सब एक बराबर हैं। जान का हक के तौर पर बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से कोई मज़हबी अकीदा जो है वो उससे अलहदा हकूक का हकदार नहीं होता, सबके हकूक बराबर हैं। उस लिहाज से यहूदी बच्चे या यहाँ के फ़लस्तीन के बच्चे, इन सब की हिफाज़त जो है इंटरनेशनल लॉ के तहत होनी चाहिए और इसके अंदर इन तमाम सिविलाइज़्ड जो सो कॉल्ड फिलहाल तो बिल्कुल ही सो कॉल्ड हैं, इनको इसके लिए फौरी सीज़ फायर की जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए और इसराइल के ऊपर मैं समझता हूँ जंगी जराइम के सिलसिले में मुकदमात चलाने चाहिए। इसी तरह से जब जब आप इसराइल के उन तमाम फौजी लोगों पे जो हमलों के अंदर शरीक इस मौक़िफ़ के हामी हैं, उसके साथ-साथ आपको जो यहाँ पे फ़लस्तीन के अंदर हमास टाइप ऑर्गनाइज़ेशन है, इनको भी बैन करना चाहिए, इनके साथ भी सख्ती से निपटना चाहिए ताकि वहाँ की जमहूरी अमल हो और लोग मुज़ाकरात के ज़रिए इकट्ठे रहें और वो इकट्ठे रहें। उनके अंदर ये बाउंड्रीज़ ये सारा सिलसिला बना के, कब्ज़े करके सारा सिलसिला चलाना, ये सिवाय हेट्रेड के इंसानों के अंदर दूरियां पैदा करने के इसके अंदर और इसके अलावा कोई चीज नहीं है। ये नफरतों के बीज जो हमने मजहब के नाम पे जो हमने और हवालों से अपनी एथनिसिटी के हवाले से चला रखे हैं, इसके खात्मे की डिबेट चलानी चाहिए और इसी की तरक्की इसी से जब इंसान अबव होगा तो हम अमन से रहना से सीख लेंगे, दूसरों के हकूक को मानना शुरू कर देंगे और हम एक बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। हम अब देखिए बरतानिया में रहते हैं, हमारे पास हमारे सिख दोस्त हैं, हमारे हिंदू दोस्त हैं, ईसाई दोस्त हैं, यहूदी हम इकट्ठे कारोबार करते हैं, उनसे बातें करते हैं, मिलते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि अगर रियासत जो है वो आपको तमाम सब लोगों को कानूनी तौर पे इक्वली देखती है, तो आपको अपने अकीदे रखने की आज़ादी है।
उसके अंदर किसी का, इसी तरह पाकिस्तान में हम हमारे जो एथनिक सारा एक सेक्टेरियनिज्म है, उससे निकलने की जरूरत है इनको। इसी तरह से इनको दुनिया के अंदर भी निकलने की जरूरत है, और इसी तरह से पैलेस्टाइन और इसराइल को भी निकलने की जरूरत है। इस तरह से कश्मीर के अंदर भी निकलने की जरूरत है। जो जहां जहां पे ये मजहबी हवाले से रियासतें बनाने की कोशिश की जाती है, इसको मुकम्मल तौर पे मैं समझता हूँ आज के दौर में रिजेक्ट करने की जरूरत है। अच्छा, तन्वीर कहीं साहब, कोई मजहब के नाम पे आपने रियासत नहीं होनी चाहिए। आपने जो बात की ना अभी, वही कहा जाता है, बल्कि हकीकत यही है कि बरतानिया ने इसराइल को कायम किया, बरतानिया ने पाकिस्तान को कायम किया। जी। दोनों मजहब के नाम पर, या मजहब का नाम यूज किया गया, ठीक है। या और पाकिस्तान में भी एक मखसूस तबके को हुक्मरानी दे दी गई, वो चला रहे हैं जो भी है। आप उस खिते में उन्होंने मुसीबत डाली हुई है। और इसराइल में भी उन्होंने क्या किया, बाहर से लोगों को भेजा गया, इम्पोज किया गया, तो उन्होंने उस खिते में मुसीबत डाली हुई है। इसका हल क्या? भाई देखिए, इसका हल तो वो डेवलपमेंट है जो मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली तो देखिए, इसराइल जो है वो एक तरह से डेवलप्ड मुल्क है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड मुल्क है। इसराइल इस वक्त सबसे ज्यादा साइंटिस्ट इसराइल में पैदा होते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, आज का जो बहुत सारी जो जदीद साइंस की चीजें हैं, उनके बहुत सारों के मूजद जो हैं वो इसराइल के अंदर बैठे हैं, वो यहूदी हैं। तो उन्होंने अपने वो तालीम का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। या बेशक वो इधर जहादी सिलसिला रखा है उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो असल की टू सक्सेस है, वो उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, उसको उन्होंने हाथ से नहीं जाने दिया। ये एक, जबकि मुसलमानों के अंदर, अब देखिए यहाँ तो कोई, हमारे यहाँ ना कोई आला यूनिवर्सिटी है, ना कोई हमारे पास अच्छे साइंसदान पैदा होते हैं। हम कोई भी ऐसी कोई जो दुनिया के अंदर एक्सेल करने वाली चीज है, जो आज की तरक्की याफ्ता साइंटिफिक नहीं, दुनिया के अंदर हमारे यहाँ कम्पीट कर पाकिस्तान सकती में है, जो नहीं होती। डॉक्टर अब्दुल सलाम था ना, उनके साथ उसका क्या असर किया गया था? जी जी बिल्कुल, जो एक आधा को हो जाता है, हम उसके साथ वो सलूक करते हैं जो इसराइली फलस्तीनियों के साथ कर रहे हैं, हम बिल्कुल उसी तरह का सलूक उनके साथ करते हैं। तो हम भी अपने अंदर बहुत ज्यादा इस तरीके की नफरतें और ये चीजें पाल के अपनी सोसाइटी को चलाते हैं। तो ये सारी जगह पे मैं समझता हूँ इन चीजों से अबव होने की जरूरत है। इसके बगैर ये अमन मुमकिन नहीं है। ये मजहबी, अगर आप हवाले से देखेंगे, इसराइल के अंदर इसराइल और फलस्तीनियों का मसला मजहबी हवाले से हल होगा, कतई तौर पर नहीं ये हल होगा। ये चलता रहेगा ऐसे ही। इसे जब तक ये अपने माइंड सेट को उस सूरत हाल से अबव ले जाके इंसानों का एक प्यार के हवाले से नहीं देखेंगे, ये मसला हल नहीं हो सकता। तनवीर साहब, बेहद शुक्रिया आपका। आपने बड़े अच्छे तरीके से दोनों ममालिक और वहाँ की जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, और जो जो मसाइल हैं, और जिस तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है, उसका बयान किया है। आई थिंक वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। आई होप द पीपल लाइक द शो, एंड इफ यू लाइक इट, प्लीज forward it to other people and subscribe to the channel as well. हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, and look after yourself. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर।